नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित कोर्स बीए द्वितीय वर्ष के लिए भूगोल की प्रैक्टिकल फाइल बनाना सीखेंगे। इस फाइल का दूसरा चैप्टर है जनसंख्या आंकड़ों का निरूपण। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या आंकड़ों का निरूपण में फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु प्रतीक विधि का अर्थ सहित परिभाषित करें। इसमें आंसर लिखेंगे। मानचित्र कला में बिंदु विधि का प्रयोग काफी पुराना है। बिंदु विधि द्वारा वितरण मानचित्रों में किसी वस्तु का वितरण दर्शाने के लिए समान आकार के बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक बिंदु का एक निश्चित मान लेकर जहां वस्तु का वितरण होता है वही बिंदु लगाकर वितरण दर्शाते हैं। बिंदु का कोई भी मान निश्चित कर देते हैं, जैसे बिंदु बराबर 2500 व्यक्ति, 1000 हेक्टेयर, 5 मिलियन टन या 5 लाख पशु आदि। बिंदुओं का मान निश्चित करने रूपरेखा मानचित्र में राज्य, जिला, तहसील या विकास खंड आदि में से जिसके अनुसार आंकड़े दिए गए हो उनमें संबंधित तथ्य की संख्या या मात्रा दर्शाने के लिए बिंदुओं को अंकित कर देते हैं। इसमें प्रशासनिक इकाई जितनी छोटी होगी मानचित्र में शुद्धता रहे, इसके लिए बिंदुओं को उचित स्थान पर ही अंकित किया जाए तथा ऐसा करने के लिए संबंधित क्षेत्र के स्थलाकृति मानचित्र, जलवायु मानचित्र, मृदा मानचित्र, सिंचाई मानचित्र आदि को मद्देनजर रखना आवश्यक है। बिंदु विधि की सहायता से जनसंख्या वितरण, पशुपालन, फसल, खनिज व उद्योगों का वितरण दर्शाया जाता है। बिंदु मानचित्र में बिंदुओं की कुल संख्या तथा दर्शाई गई मात्रा में निरपेक्ष होता है, जिस कारण इस विधि को अनेक विद्वान निरपेक्ष विधि भी कहते हैं। इसमें लिखेंगे, बिंदु विधि से बनाए गए मानचित्रों द्वारा वितरण को अच्छी तरह तथा शुद्धता के साथ मापा जा सकता है। निरपेक्ष आंकड़ों के लिए यह विधि अधिक उपयोगी है। बिंदुओं को देखकर वितरण की प्रवृत्ति का पता लग सकता है। और लिखेंगे कि तथा बिंदु गिनकर मानचित्र से भी आंकड़ों की जानकारी ले सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न, बिंदु मानचित्र क्या है? जनसंख्या आंकड़ों का वितरण प्रदर्शित करने के लिए क्या सावधानियां आवश्यक है तथा इस विधि के गुण दोष भी बताएं। इसमें आंसर लिखेंगे। इस विधि को जनसंख्या, पशु, फसलों के प्रकार आदि के वितरण को दर्शाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। चुनी हुई मापनी के अनुसार एक ही आकार के बिंदु वितरण प्रतिरूपों को दर्शाने के लिए दी हुई प्रशासनिक इकाइयों पर अंकित किए जाते हैं। गुण में लिखेंगे, दिए हुए क्षेत्र का प्रशासनिक मानचित्र जिसमें राज्य या जिला खंड की सीमाएं दिखाई गई हो। चुनी हुई प्रशासनिक इकाई के लिए चुने हुए सीमाएं विषय जैसे कुल जनसंख्या, पशु आदि के सांख्यिकीय आंकड़े। और लिखेंगे, एक बिंदु के मान को निश्चित करने के लिए मापने का चुनाव। और दोष में लिखेंगे, विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं को समांकित करने वाली रेखाएं अत्यधिक घनी एवं मोटी न हो। फिर तीसरा क्वेश्चन है, वर्णमात्री मानचित्र क्या है तथा ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इसमें लिखेंगे, वर्णमात्री शब्द अंग्रेजी भाषा के केरोपाथ का पर्याय है। इसमें लिखेंगे, जो ग्रीक शब्दों केरास स्थान तथा पेलोथास माप से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्षेत्र में माप। वर्णमात्री मानचित्र में विभिन्न घनत्व को दर्शाने के लिए छायाओं का प्रयोग करते हैं, अतः इसे छाया विधि भी कहते हैं। वर्णमात्री विधि द्वारा मुख्य रूप से वस्तुओं के प्रति इकाई क्षेत्र, औसत संख्या अथवा प्रतिशत दर्शाते हैं, जिसमें जनसंख्या घनत्व, कृषि भूमि व कुल भूमि अनुपात, कृषि भूमि में सिंचित क्षेत्र का अनुपात आदि प्रमुख है। और लिखेंगे कि मॉक हाउस के अनुसार यदि समान रेखा मानचित्र जलवायु वैज्ञानिक का प्रमुख उपकरण है, जो वर्णमात्री मानचित्र जनसंख्या वितरण के मात्रात्मक विवेचन में मानव भूगोलवेत्ता का प्रमुख उपकरण है। वर्णमात्री विधि से वितरण मानचित्र बनाने के लिए राज्यों, जिलों, तहसीलों, विकास खंडों आदि को इकाई क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वर्णमात्री मानचित्र में घनत्व की भिन्नता को राजनीतिक या प्रशासनिक इकाइयों के अनुसार ही प्रदर्शित किया जाता है। फिर चौथा क्वेश्चन है, बिंदु विधि का उपयोग करते हुए
जनसंख्या आंकड़ों का प्रदर्शन करें। विद्यार्थी नवीन जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करें एवं सामने की ड्राइंग शीट पर मानचित्र बनाएं। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, एक टेबल ड्रॉ करके यहाँ पर क्रम संख्या, यहाँ जिले का नाम, यहाँ जनसंख्या और निकटतम पूर्णांक संख्या बिंदु। फिर यहाँ पर जिले वाइज जिले लिखेंगे और उनकी जनसंख्या लिखेंगे। दोस्तों, मैं प्रत्येक जनसंख्या और उनके आंकड़ों को पढ़ूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ आप वीडियो को स्किप करते हुए, वीडियो को स्टॉप और प्ले करते हुए आप इस टेबल को बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टेबल आपने बना ली होगी। दोस्तों, सामने की ड्राइंग शीट में ये आपको मानचित्र बनाना है। दोस्तों, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ ये किस प्रकार से बनाना है। देखिए, राजस्थान बिंदु विधि, इसमें राजस्थान का मानचित्र बना करके या फिर चिपका करके इसमें बिंदु आरेख विधि को दर्शाएंगे। जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है उसमें ज़्यादा बिंदु होंगे, जनसंख्या कम है तो कम बिंदु होंगे, इस प्रकार से। फिर पांचवा क्वेश्चन है, विद्यार्थी अपनी उपलब्धता अनुसार जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करते हुए वर्णमात्री विधि का उपयोग करते हुए मानचित्र का निर्माण करें। यहाँ सामने की ड्राइंग शीट में चित्र भी बनाना है, वो मैं दोस्तों आपको ये टेबल आप एक बार बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइंग शीट पर चित्र किस प्रकार से बनाने हैं। तो यहाँ क्रम संख्या, जिले का नाम, जनसंख्या घनत्व है 2001। यहाँ आप दोस्तों जनसंख्या घनत्व 2011 भी कर सकते हो, और अभी का लेटेस्ट कोई आंकड़ा है 2021 का तो वो भी आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं, जिले का नाम और यहाँ सामने जनसंख्या घनत्व। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये टेबल बना ली होगी। तो चलते हैं अपने मानचित्र की ओर। मानचित्र में बनाएंगे राजस्थान वर्ण मातृ विधि से, जिसमें राजस्थान का नक्शा चिपका करके उसमें इस प्रकार से डॉट मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर वर्ण मातृ विधि से करेंगे, जिसमें यहाँ संकेतक दर्शाएंगे इस प्रकार से, ये 100 से कम, 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399, 400 से अधिक। इस प्रकार से यहाँ पर मानचित्र में इस प्रकार से ड्राइंग करेंगे। फिर यहाँ पर भी लिखेंगे 100 तथा इससे कम जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, 101 से 200 उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, चित्तौड़गढ़, सिरोही, नागौर, पाली, बारां, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और चूरू, 201 से 300 सीकर, डूंगरपुर, कोटा, अजमेर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, करौली एवं बांसवाड़ा, 301 से 400 दौसा, अलवर, धौलपुर एवं झुंझुनू, 401 से अधिक जयपुर एवं भरतपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्तारेख को परिभाषित करें एवं उनकी उपयोगिता भी बताएं। इसमें यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, चक्र आरेख से क्षेत्रफल को दिए गए मूल्यों के अनुपात में उसी प्रकार एक चक्कर या वृत्त में विभाजित किया जाता है जिस प्रकार वर्ग या आयत में करते हैं। इसे विभाजित वृत्त या मुद्रा आरेख भी कहते हैं। चक्र आरेख या विभाजित कुल 360 डिग्री में होता है तथा इसमें सम्मिलित घटकों को मूल्यों के अनुपात में बांट देते हैं। इसे आसानी से बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम अनुभव से अर्धव्यास छांटकर उसके वृत्त खींचकर उस पर संख्या का योग दर्शा देते हैं। इसके बाद निम्नलिखित सूत्र की सहायता से विभिन्न ए विभागों का अंशों के से मान ज्ञात कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे उप विभागों में अंशों का मान बराबर उप विभागों का वास्तविक मान बटा संख्या का कुल योग इंटू 360। फिर लिखेंगे कि वर्तारेख बनाते समय अनेक बार यह देखा जाता है कि दिए गए आंकड़ों में कुछ तथा विशेष छोटे होने पर उन्हें अन्य लिखकर एक साथ लिख देते हैं।
जैसे राजस्थान में पाई जाने वाली मुख्य मुद्राएं मुद्राएं मर्दाएं बलुई, काली, दोमट, जलोढ़ हैं, लेकिन कुछ मिश्रित मुद्रा मर्दाएं भी है जिन्हें अन्य वर्ग में लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते समय अन्य को सबसे अंत में रखते हैं। विभाजित वृत्तों में, जिन्हें कभी कभी चक्कर ग्राफ या पाई ग्राफ कहते हैं, विभाजित आयतों के लगभग समान ही ये अच्छाइयाँ होती है कि वे स्पष्ट समानुपाती प्रभाव प्रस्तुत कर सकते हैं तथा काफी सूचना से पूर्ण हो सकते हैं। एक वृत्त को त्रिज्या खंडों में विभाजित करते हैं जिसमें प्रत्येक अपने द्वारा प्रदर्शित मान के समानुपाती होता है। प्रतिशत ग्राफ कागज पर, जिससे प्रत्येक अपने द्वारा प्रदर्शित मान के समानुपाती होगा। प्रतिशत ग्राफ कागज पर जिसके केंद्र पर 3.6 अंश वाले 100 कोण बने रहते हैं, कार्य करना सुविधाजनक होता है। फिर 7वां क्वेश्चन है, वलय आरेख के गुण एवं दोष भी बताएं। इसमें लिखेंगे, वलय आरेख में वृत्तों को अलग अलग केंद्रों से नहीं मापते वरन एक ही केंद्र से मापते हैं बनाते हैं, जबकि वृत्त आरेख में वृत्तों को अलग अलग बिंदु लेकर बनाते हैं। इस आरेख में अधिक जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ही केंद्र से परस्पर सकेंद्रीय वृत्तों की रचना कर लेते हैं तथा इन्हें पृथक दिखाने के लिए इसमें अलग अलग आभा बना भर देते हैं। वृत्तों की रचना करने के लिए प्रत्येक वृत्त का अर्धव्यास प्रदर्शित मूल्य के वर्गमूल के समान होता है। अतः वृत्तारेख बनाने के लिए आंकड़ों को सबसे पहले अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर सुविधानुसार कोई अर्धव्यास चयनित कर लेते हैं तथा अगली संख्या के वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए उसकी संख्या वर्गमूल में न्यूनतम संख्या के वर्गमूल का भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या को सुविधानुसार सर्वप्रथम मानी गई संख्या अर्धव्यास से गुणा करेंगे। यदि यह माना जाए कि 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला वृत्त न्यूनतम संख्या को प्रकट करता है, तो अगली संख्या का अर्धव्यास निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। द्वितीय संख्या के वृत्त का अर्धव्यास बराबर रूट ऑफ द्वितीय संख्या बटा रूट ऑफ न्यूनतम संख्या इंटू 1 सेंटीमीटर। और लिखेंगे कि इस प्रकार यदि अधिकतम संख्या को दर्शाने वाले वृत्त का अर्धव्यास छांटना है तो इस सूत्र में न्यूनतम संख्या के स्थान पर अधिकतम संख्या रख देते हैं। क्वेश्चन 8 है, जनसंख्या के निरूपण के लिए वलय आरेख रिंग डायग्राम का उपयोग करते हुए मानचित्र बनाएं। मानचित्र सामने ड्राइंग में बनाएंगे। तो दोस्तों पहले ये हम टेबल बना लेते हैं इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर ये जनसंख्या, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र की जनसंख्या है और यहाँ पर नाम जनसंख्या और यहाँ पर प्रतिशत में, यहाँ कोण में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे खींवसर की जनसंख्या 12,000 है तो 12,000 बटा कुल जनसंख्या जितनी भी है वहाँ की इंटू 100, तो वहाँ का 65.62% और कोण में ज्ञात करेंगे तो 65.32 इंटू 360/100, तो ये डिग्री में आ जाएगा। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र का कुल क्षेत्र की जनसंख्या है उसका तो यहाँ भाग में लिखेंगे और ऊपर उसकी जनसंख्या इंटू 100 करेंगे तो वो आएगा प्रतिशत में। और अगर यहाँ कोण में ज्ञात करना है तो जो प्रतिशत है उसके वट्टे में लिखेंगे 100 इंटू 360 डिग्री करेंगे तो वो कोण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने क्षेत्र के जनसंख्या को इस प्रकार से प्रतिशत में और कोण में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो जनसंख्या है ना, यहाँ पर ये टोटल किया हुआ है, इस टोटल का ही यहाँ भाग लगाया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे नीचे, वलय आरेख में वृत्तों को अलग केंद्रों से नहीं बनाते वरन एक ही केंद्र से बनाते हैं, जबकि वृत्त आरेख में वृत्तों को अलग अलग बिंदु लेकर बनाते हैं। इस आरेख में अधिक जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ही केंद्र से परस्पर सकेंद्रीय वृत्तों की रचना कर लेते हैं तथा इन्हें पृथक दिखाने के लिए इसमें अलग अलग आभा भर देते हैं। वृत्तों की रचना करने के लिए प्रत्येक वृत्त का अर्धव्यास प्रदर्शित मूल्य के वर्गमूल के समान होता है। वृत्तारेख बनाने के लिए आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे तथा अगली संख्या के वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए उस संख्या के वर्गमूल में न्यूनतम संख्या के वर्गमूल का भाग दे देते हैं, फिर मापी हुई संख्या से गुणा करेंगे। फिर यहाँ पर ये है दोस्तों वृत्तारेख। इस प्रकार से हमें बनाना है, एक वृत्त बना करके फिर यहाँ पर यह संकेतक भी दिखाएंगे
जैसे इस प्रकार का संकेत, ये खरनाल के लिए ये पांचला सीधा, ये बिरलो का ये टांकला और ये क्यूसर। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से दोस्तों यहाँ वर्तारेख बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है पिरामिड आरेख क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों पाठ्यक्रम अनुसार को बताते हुए विस्तृत निबंध लिखें। तो इसमें सरल पिरामिड आरेख, अध्यारोपित पिरामिड आरेख, मिश्रित पिरामिड आरेख। इसमें लिखेंगे इसे स्तूप आरेख भी कहते हैं। इस आरेखों की आकृति पिरामिड की तरह होती है। जनसंख्या के विभिन्न पक्षों, लिंग के अनुसार, जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्ग, साक्षरता आदि के आंकड़े पिरामिड आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रचना के आधार पर पिरामिड आरेख 3 प्रकार के होते हैं। इसमें लिखेंगे फर्स्ट, सरल पिरामिड आरेख। किसी एक ही समयावधि या रचना से संबंधित आंकड़ों का प्रदर्शन साधारण या सरल पिरामिड आरेख द्वारा करते हैं। इसकी रचना से पूर्व सबसे पहले पदमाला में दिए गए आयु वर्गों के मान को एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में नीचे से ऊपर की ओर पुरुषों की तथा दूसरी ओर महिलाओं की संख्या अथवा उनका प्रतिशत मुख्य मापनी के अनुसार आधार रेखा पर लिखते हैं। इस प्रकार साधारण पिरामिड आरेख में जनसंख्या को प्रदर्शित प्रतिशत में भी दर्शाकर आरेख बना सकते हैं। साथ ही आधार रेखा ऊपर दोनों ओर जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों को दर्शाने वाले क्षैतिज कॉलम परस्पर एक दूसरे के मध्य निम्नलिखित अंतराल रखकर दोनों रूपों में बनाते हैं। फिर यहाँ पर निश्चित अंतराल रख करके दोनों रूपों में बनाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है अध्यारोपित पिरामिड आरेख। इसे सरल पिरामिड आरेख की तरह ही बनाया जाता है, लेकिन इनमें एक ही स्थान पर विभिन्न वर्षों या एक ही वर्ष में दो स्थानों के आयु वर्गों व लिंग के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों को तुलनात्मक रूप से दर्शाते हैं। बस इनको पृथक छाया या रंग द्वारा दर्शाते हैं, छाया या रंग द्वारा दर्शाते हैं। दोस्तों यहाँ 2 बार लिखा गया, 1 बार लिखना है। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट है मिश्रित पिरामिड आरेख, जिसमें लिखेंगे जनसंख्या संरचना में आयु वर्ग के अनुसार लिंग अनुपात के अलावा ग्रामीण नगरीय अनुपात जैसे लक्षणों की तुलना करने के लिए मिश्रित पिरामिड आरेख बनाए जाते हैं। ये सोपानी आकृति के होते हैं। आरेख में सोपानों की संख्या वर्षों के अनुसार निर्धारित की जाती है। जैसे राजस्थान की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या अनुपात 1901 से 2001 तक का विवरण देना है तो 10 सोपान होंगे। इस तरह प्रत्येक सोपान किसी स्थान की विभिन्न वर्षों की कुल जनसंख्या को प्रकट करेंगे। क्वेश्चन 10 से सुविधा अनुसार आंकड़ों का उपयोग करते हुए तीनों प्रकार के पिरामिड आरेखों का निर्माण आयु एवं लिंग प्रदर्शन के लिए करें। सामने की ड्राइंग शीट में चित्र भी बनाना है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में है सरल पिरामिड आरेख, अध्यारोपित पिरामिड आरेख, मिश्रित पिरामिड आरेख। तो इसमें साधारण पिरामिड आरेख में लिखेंगे किसी एक ही समयावधि, वर्ष या स्थान से संबंधित आंकड़ों का प्रदर्शन साधारण या सरल पिरामिड आरेख द्वारा करते हैं। इसकी रचना से पूर्व सबसे पहले पदमाला को दिए गए आयु वर्गों के मान को एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में नीचे से ऊपर की ओर आरोही क्रम में अंकित करते हैं। इसके बाद प्रत्येक आयु वर्ग के सामने एक ओर पुरुषों की तथा दूसरी ओर महिलाओं की संख्या अथवा उनका प्रतिशत मूल्य मापने के अनुसार आधार रेखा पर लिखते हैं। इस प्रकार साधारण पिरामिड आरेख में जनसंख्या को प्रतिशत में भी दर्शाकर आरेख बना सकते हैं। साथ ही साधारण रेखा ऊपर दोनों ओर जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों को दर्शाने वाले क्षैतिज कॉलम परस्पर एक दूसरे से सटाकर तथा एक दूसरे के मध्य निश्चित अंतराल में रखकर दोनों रूपों में बनाते हैं। फिर टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें यहाँ पर आयु वर्ग, यहाँ पुरुष करोड़ों में, स्त्री करोड़ों में, कुल करोड़ों में। यहाँ पर आयु वर्ग 0 से 9 वर्ष, पुरुष 6.6। इस प्रकार से दोस्तों ये आपको टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें ये आयु वर्ग 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 इनका निश्चित गैप रखना है दोस्तों। और उस हिसाब से यहाँ पर पुरुषों की संख्या करोड़ों में, स्त्री की और यहाँ कुल जनसंख्या, तो उस हिसाब से यहाँ टेबल ड्रॉ करेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट है अध्यारोपित पिरामिड आरेख। इसे सरल पिरामिड आरेख की तरह ही बनाया जाता है, लेकिन इसमें एक ही स्थान पर दो विभिन्न वर्षों या एक ही वर्ष में दो स्थानों के आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में दर्शाते हैं। अर्थात एक वर्ष या स्थान के सरल पिरामिड आरेख को दूसरे स्थान पर या वर्ष के सरल पिरामिड आरेख पर अध्यारोपित किया जाता है, जबकि इसकी आधार रेखा एवं मापनी एक ही होती है। इसको प्रत्यक्ष छाया या रंग द्वारा दर्शाते हैं।
फिर है मिश्रित पिरामिड आरेख, जिसमें लिखेंगे इस विधि में जिसमें कि साधारण दंडों के स्थान पर मिश्रित दंडों को पिरामिड में व्यवस्थित किया जाता है। आयु वर्ग व लिंग के अतिरिक्त जनसंख्या के लक्षणों की तुलना करने के लिए भी पिरामिड आरेख बनाए जा सकते हैं। मिश्रित पिरामिड आरेख के विभिन्न सोपान किसी स्थान या क्षेत्र की भिन्न भिन्न वर्षों में कुल जनसंख्या को प्रकट करती है, अर्थात इनकी लंबाइयों को जनसंख्या अनुपात में पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार ज्ञात करके बनाया जाता है। आरेख में प्रारंभिक वर्ष की कुल जनसंख्या प्रकट करने वाले सोपान सबसे ऊपर, अगले वर्ष का सोपान सबसे नीचे बनाते हैं। इसके पश्चात एक सोपान के कोनों को दूसरे सोपान के कोने से मिलाकर आरेख में सोपानों को मिश्रित दंड आरेख की भांति विभाजित करके उप विभागों को प्रदर्शित करते हैं। मिश्रित पिरामिड आरेख में प्रत्येक सोपान अपने नीचे स्थित सोपान की लंबाई के ठीक मध्य में होना चाहिए। फिर दोस्तों ये है साधारण पिरामिड आरेख। यहाँ पर आयु वर्ग और यहाँ पर जनसंख्या करोड़ों में, इस तरफ स्त्री वर्ग और इस तरफ पुरुष वर्ग। फिर यहाँ पर ये आयु वर्ग 0 से 9 इस प्रकार से दर्शाएंगे और मापने लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 करोड़। दोस्तों मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये साधारण पिरामिड आरेख है। यहाँ पर जनसंख्या करोड़ों में, यहाँ पुरुष, यहाँ पर स्त्री, ये 0 से 2, यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से 2, 4, 6, 8। फिर यहाँ पर इस प्रकार से हमें ये बनाना है ग्राफ। फिर ये है दोस्तों अध्यारोपित पिरामिड आरेख, जिसमें इस प्रकार से ड्रॉ करना है हमें। एक बार का मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप इसको स्टॉप करते हुए पूरा फिलअप कर सकते हैं, पूरा बना सकते हैं। अब मैं जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये आयु का है। यहाँ इस तरफ महिला, इस तरफ पुरुष, और ये आयु वर्ग है यहाँ पे 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14 इस प्रकार से। इस तरफ महिला, इस तरफ पुरुष। और यहाँ पर ये टेबल भी बनाई हुई है जिसमें आयु वर्ग और यहाँ पर ए क्षेत्र की कुल जनसंख्या प्रतिशत में, बी क्षेत्र की कुल जनसंख्या यहाँ पर, और यहाँ कुल, यहाँ पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। दोस्तों ये है मिश्रित पिरामिड आरेख। ये 1981, 1971, 1961, 1951, 41, 31, 21, 1911, 1901 इस प्रकार से हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 व्यक्ति। और यहाँ पर ये ग्रामीण का दर्शा रहा है इस तरफ, और इस तरफ ये नगर का। और यहाँ पर ये टेबल भी बनाई हुई है, वर्ष, कुल जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। इसको मैं दोस्तों जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से बना सकें। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको स्टॉप करके आराम से फिलअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करते हुए बिंदु विधि एवं वर्तारेख विधि का एक साथ प्रयोग करते हुए मानचित्र का निर्माण करें। तो इसमें यहाँ क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे इस विधि को क्षेत्रीय या स्टिल जैन बोर विधि भी कहते हैं। उगत मानचित्र में नागौर की शहरी जनसंख्या व ग्रामीण जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों ये जो ग्राफ है वो मानचित्र हम आगे दिखाएंगे, पहले लिख देते हैं क्षेत्रीय या स्टिल जैन बोर विधि क्या है। तो इसमें लिखेंगे इस विधि में ग्रामीण जनसंख्या को समान आकार वाले बिंदुओं के द्वारा तथा नगरीय जनसंख्या को वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल संबंधित नगर की जनसंख्या के अनुपात में होता है तथा इसके अर्धव्यास को वलय आरेख में बतलाई गई विधि के अनुसार ज्ञात करते हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि किसी वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए वलय आरेख के सूत्र में न्यूनतम संख्या के स्थान पर एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित ग्रामीण जनसंख्या के मान लिखा जाना चाहिए, और ऐसा करने से वृत्त का अर्धव्यास और उसके द्वारा प्रकट जनसंख्या में वही अनुपात बना रहता है जो अनुपात बिंदु के अर्धव्यास व उसके द्वारा प्रकट ग्रामीण जनसंख्या में होता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी मानचित्र में एक बिंदु 2500 ग्रामीण मनुष्य प्रदर्शित करता है। अब यदि इस बिंदु का अर्धव्यास 0.5 मिलीमीटर है
तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख जनसंख्या वाले नगर के वर्त में अर्धव्यास आर को निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा। आर बराबर रूट ऑफ 1 लाख बट्टा 10 लाख, दोस्तों यहाँ पर 10 लाख बट्टा रूट ऑफ 2500 इंटू 0.5 मिलीमीटर, तो 1000 बट्टा 5 इंटू 0.5 बराबर 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों इसका हमें मानचित्र इस प्रकार से बनाना है। 0.5 सेंटीमीटर बराबर 1000 जनसंख्या ग्रामीण, और इस प्रकार से अपने क्षेत्र का डॉट मैट्रिक्स से मानचित्र में निरूपण करेंगे। यह है नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के प्रदर्शन के लिए गोलीय आरेख का उपयोग करें। सामने ड्राइंग शीट में चित्र भी बनाना है, तो इस प्रकार से टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे नगरीय, और फिर यहाँ पर जनसंख्या निकटतम जनसंख्या लाखों में, घनमूल, और यहाँ गोलों में अर्धव्यास। बृहत मुंबई इसकी जनसंख्या और घनमूल गोलों का व्यास इस प्रकार से लिखेंगे कोलकाता। फिर यहाँ पर नागौर जिले में गांव या जनसंख्या, निकटतम जनसंख्या, घनमूल, गोले का अर्धव्यास। और फिर दोस्तों लिखेंगे इस प्रकार से, इस सारणी में अधिकतम जनसंख्या वाला महानगर बृहत मुंबई है, जिसकी जनसंख्या के घनमूल को प्रकट करने वाले गोले का सुविधानुसार 7.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास मानकर अन्य महानगरों की जनसंख्या को दर्शाने वाले गोलों के अर्धव्यास ज्ञात कर लेते कर उनके अनुसार गोले बनाकर ज्ञात रहे कि सर्वप्रथम अधिकतम जनसंख्या वाले महानगर की जनसंख्या को प्रकट करने वाले गोले का अर्धव्यास सुविधानुसार मान लिया जाता है। अतः ये 1 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर गोले के अर्धव्यास के अनुसार ही होंगे। यहाँ पर दोस्तों मानचित्र इस प्रकार से बनाना है। कलकत्ता, ये मुंबई, ये दिल्ली। आप इसको वीडियो को स्टॉप करते हुए आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्तारेख को परिभाषित करें एवं उपयोगिता बताएं। तो इसमें लिखेंगे चक्र आरेख में क्षेत्रफल को दिए गए मूल्यों के अनुपात में उसी प्रकार एक चक्कर या वृत्त में विभाजित किया जाता है जिस प्रकार वर्ग या आयत में करते हैं। इसे विभाजित वृत्त या मुद्रा आरेख भी कहते हैं। चक्र आरेख का विभाजन कुल 360 में होता है तथा इसमें सम्मिलित घटकों का मूल्य के अनुपात में बांट देते हैं। इसे आसानी से बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम अनुभव से अर्धव्यास छांटकर उसमें वृत्त खींचकर उन पर संख्या का योग दर्शा देते हैं। उपयोगिता में लिखेंगे वृत्त आरेख बनाते समय अनेक बार यह देखा जाता है कि दिए गए आंकड़ों में कुछ तथ्य विशेष छोटे होने पर उन्हें अन्य लिखकर एक साथ लिख देते हैं। जैसे राजस्थान में पाई जाने वाली मुख्य मृदाएं बलुई भी है, जिसमें अन्य वर्ग में लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते समय अन्य को सबसे अंत में रखते हैं। और लिखेंगे कि विभाजित वर्तों में, जिन्हें कभी कभी चक्कर ग्राफ या पाई ग्राफ कहते हैं, विभाजित आयत में लगभग समान ही ये अच्छाइयाँ होती है कि वे स्पष्ट समानुपाती प्रभाव प्रस्तुत कर सकते हैं तथा काफ़ी सूचना से पूर्ण हो सकते हैं। और लिखेंगे कि यहाँ पर एक वृत्त को त्रिज्या खंडों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से प्रत्येक अपने द्वारा प्रदर्शित मान के समानुपाती होता है। प्रतिशत ग्राफ कागज पर जिससे प्रत्येक अपने द्वारा प्रदर्शित मान के समानुपाती होता है। प्रतिशत ग्राफ कागज पर जिसके केंद्र पर 3.6 अंश वाले 100 कोण बने रहते हैं। उपविभाजित अंशों के मान उपविभाजित वास्तविक मान बटा संख्या का कुल योग इंटू 360। और फिर 14वां क्वेश्चन है गोलीय आरेख क्या है एवं उसके उपयोग पर प्रकाश डालें। तो इसमें लिखेंगे गोलीय आरेख ऐसे आरेखों में दिए गए मूल्यों को दर्शाने के लिए विभिन्न आकार के गोले बनाते हैं तथा उनका अर्धव्यास प्रदर्शित की जाने वाली संख्या के घनमूल का समानुपाती होता है। किसी भी संख्या का घनमूल लघुगणक व प्रति लघुगणक सारणी की सहायता से ज्ञात करते हैं। इसके लिए बड़ी संख्याओं को 3 अंकों वाली संख्या में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो जनसंख्या दिखाई गई है, ये संख्याएं, इन्हें क्रम से 2,42,121 व 182 लाख लिख सकते हैं। इसके बाद परिशिष्ट से उनके घनमूल पढ़िए। उनके घनमूल क्रम से 6.2317, 4.9416 तथा 5.6671 है। घनमूल ज्ञात करके बलिया आरेख की तरह ही विभिन्न गोलों के अर्धव्यास गणना कर ज्ञात कर लेंगे। इससे भी सर्वप्रथम न्यूनतम तथा अधिकतम मान वाली संख्या को ले सकते हैं तथा फिर क्रम से सभी का अर्धव्यास ज्ञात करके गोले बना लेते हैं। यह एक त्रिविम आरेख है जिसके द्वारा
सांख्यिक आंकड़ों को आसानी से प्रदर्शित किया जाता है। उपयोग में लिखेंगे, इससे नगरीय व ग्रामीण की जनसंख्या को प्रकट करने में आसानी रहती है।